सभी विद्यार्थियों को राधे राधे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं सुप्रिया कश्यप और वरदान IHS पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आपकी क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जिसके 2 पार्ट्स मैंने आपको करवा भी दिए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्लीज पहले उन्हें देख लीजिए, देन आप इसको देखिए, ताकि आपको इसे समझने में आसानी हो। और हाँ, ये पॉलिटिकल साइंस की सेकेंड बुक है। इसकी फर्स्ट बुक मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है, जिसकी प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसे भी देख सकते हैं। ओके, आइए बिना समय के बर्बादी करते हुए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का आपका फर्स्ट टॉपिक है रजवाड़ों का विलय। ओके, विलय मीन्स मिला लेना, उसका मतलब होता है विलय। देखो, आप जानते हैं कि ब्रिटेन ने भारत के ऊपर राज किया था। ब्रिटेन से एक कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, तो उसने आके व्यापार किया, फिर उन्हें लगा कि भाई ये तो बड़े भोले भाले से लोग हैं, तो इन पे हम राज कर सकते हैं, काफी समृद्ध ये देश है, लूट भी इसको हम आराम से सकते हैं। तो उन्होंने धीरे धीरे करके भारत पे अपना जो है राज जमा लिया उन्होंने। फिर उन्होंने हमारे ऊपर राज किया। फिर भारत क्या कहलाया? ब्रिटिश इंडिया। ओके, ब्रिटिश इंडिया फिर भारत कहलाया। फिर क्या हुआ? भारत में ना 2 प्रकार के क्षेत्र थे। 2 प्रकार के भारत में क्षेत्र थे। पहला तो देखो ये था अंग्रेजों के प्रभुत्व वाले प्रांत, ठीक है? और दूसरा क्षेत्र था देसी रजवाड़े, ठीक है? देखो, जो ये अंग्रेजों के प्रभुत्व वाले जो प्रांत थे ना, यहाँ पर जो था अंग्रेजों का सीधा नियंत्रण था। डायरेक्ट यहाँ पर अंग्रेजों का नियंत्रण था, एकदम डायरेक्ट, ठीक है? लेकिन ये जो देसी रजवाड़े थे ना, देसी रजवाड़ों को पहले आप अर्थ जान लीजिए। देसी रजवाड़े मीन्स जहाँ पे राजाओं का शासन है, ठीक है? जहाँ पे राजतंत्र चल रहा है, ठीक है? तो वो होता है देसी रजवाड़े, रियासत। ओके, रियासत भी आप इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो था राजाओं का राज था, ठीक है? यहाँ पर अंग्रेजों का सीधा नियंत्रण था, लेकिन देसी रजवाड़ों पे राजाओं का नियंत्रण था। हालांकि राजा भी अंग्रेजों के ही अधीन थे, ठीक है? राजा भी ये नहीं कि पूरी अपनी तरीके से मनमानी चला रहे हैं, पूरी तरीके से अपना राज नहीं, वो भी अंग्रेजों के ही अधीन, अंग्रेजों के ही अंडर काम कर रहे थे वो लोग भी। ओके, देखो, अंग्रेजों ने इन प्रांत को भारत में शामिल कर देने की घोषणा कर दी। देखो, अभी मैंने आपको ब्रिटिश इंडिया में किस प्रकार के 2 क्षेत्र थे वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है? तो देखो, जब भारत आजाद हुआ ना, तो अंग्रेजों ने ना वहां पे एक गेम खेल दिया, ठीक है? चंट चालाक किस्म के तो थे ही ये अंग्रेज। तो इन्होंने एक गेम खेल दिया। इन्होंने क्या किया कि ये जो अंग्रेजों के प्रभुत्व वाले जो प्रांत थे ना, इनमें तो अंग्रेजों ने यूं कह दिया कि हाँ भी, ये जो है आज से ये भारत में शामिल है, ठीक है? आज से ये प्रांत जो है वो भारत में शामिल है, इस चीज की उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी। लेकिन उन्होंने क्या किया? इन्हें जो है देसी रजवाड़ों को अंग्रेजों ने अपनी अधीनता से स्वतंत्र करते हुए कहा कि अब आप हमारी तरफ से स्वतंत्र हो, आप चाहे तो भारत में शामिल हो जाओ या फिर पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या दोनों में ही शामिल ना होकर स्वतंत्र रह लो जी, आपकी मर्जी है। देखो क्या हुआ, फिर से मैं आपको एक बार याद कराऊं। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया। 2 प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न हुए भारत में, ठीक है? एक थे अंग्रेजों का प्रभुत्व वाले प्रांत, इन पर जो है अंग्रेजों का सीधा नियंत्रण था, ठीक है? वहां पर ये डायरेक्टली यहाँ पर ये राज करते थे अंग्रेज। ओके, और एक थे देसी रजवाड़े, जिसको आप रियासत भी कह सकते हैं। यहाँ पर जो था राजाओं का राज था, ठीक है? लेकिन ये भी राजा जो है अंग्रेजों के अधीन ही होते थे, उनके अंडर ये होते थे। तो फिर एक दिन भारत आजाद हुआ, ठीक है? लेकिन अंग्रेजों ने खेल दिया गेम। जो ये प्रांत थे, ठीक है, जो ये प्रांत थे, इनमें कह दिया अंग्रेजों ने कि हाँ, ये प्रांत तो आज से भारत है, ठीक है? हम अनाउंस करते हैं कि आज से ये भारत है। लेकिन जो ये देसी रजवाड़े थे, इन पे अंग्रेज खेल गए गेम। देसी रजवाड़ों को अंग्रेजों ने कहा कि देखो, हमारी तरफ से तो आज से आप आजाद हो, हमारी अधीनता से, हमारी, एक तरीके से सीधी भाषा में बताओ, हमारी गुलामी से तो आज से आप आजाद हो, ठीक है? राजाओं को बोला कि हमारी तरफ से आप आजाद हो, लेकिन अब आपकी मर्जी है, आप चाहे तो भारत में शामिल हो जाओ, चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाओ,
या फिर दोनों में ही शामिल मत हो, एक स्वतंत्र क्षेत्र, एक स्वतंत्र रजवाड़ा बन के आप रह जाओ, आपकी मर्जी है। ठीक है, अंग्रेजों ने इधर खेल दिया गेम। ओके, अब देखो आगे फिर क्या हुआ। आजादी के समय भारत में 565 रियासतें थी। ठीक है, 565 रियासतें थी। तब भारत के समक्ष, भारत के सामने मीन्स सबसे पहली चुनौती ये आई कि भैया इन 565 रियासतों को एकजुट कैसे करें। ठीक है, अखंड भारत टूट जाएगा अगर इनको एक नहीं किया तो। ओके, तो सबसे पहली चुनौती तो भारत के पास ये आई। ठीक है, अंग्रेजों ने जब रियासतों को ये घोषणा कर दी कि जहाँ जिसमें शामिल होना हो जाओ या फिर स्वतंत्र रह लो। ठीक है, ये वाली जब उन्होंने अंग्रेजों ने अनाउंसमेंट कर दी तो क्या हुआ, देखो क्या उसका रिएक्शन हुआ। सबसे पहले त्रावणकोर के राजा, ठीक है, त्रावणकोर रियासत आज वर्तमान में किस राज्य में आती है, केरल। ठीक है, केरल वाले राज्य में थी पहले त्रावणकोर रियासत। ओके, तो सबसे पहले जब अंग्रेजों ने वो अनाउंसमेंट करी तो उसका रिएक्शन क्या आता है, त्रावणकोर के राजा ने भी एक अनाउंसमेंट कर दी कि देखो ना तो भाई हम भारत में रहेंगे ना हम पाकिस्तान में रहेंगे, हम तो जी रहेंगे स्वतंत्र। ठीक है, हम नहीं रह रहे किसी में भी, हम अपना एक स्वतंत्र रियासत बन के हम रहेंगे। ठीक है, ये कहा त्रावणकोर के राजा ने। ठीक है, फिर भाई इसी की देखा देख, ठीक है, त्रावणकोर के ही राजा की देखा देख अगले ही दिन यही सेम घोषणा कर दी हैदराबाद के निजाम ने, या फिर ये कह लो कि राजा ने, उस्मान अली ने भी यही सेम घोषणा कर दी कि ना तो हम रह रहे भारत में ना ही हम रह रहे पाकिस्तान में, हम तो जी रहेंगे स्वतंत्र। ठीक है, जिस पे जो होता हो कर लो। ओके, तब देश और अखंड भारत टूटने का खतरा हो गया। ठीक है, अब देखो हमारा ये अखंड भारत, ठीक है, 565 रियासतों में बटा पड़ा है। ठीक है, भाई रियासतें क्या कह रही हैं, हम तो अलग रहेंगे, हम तो अलग रहेंगे, हम भारत में नहीं रहेंगे। ठीक है, कोई भोपाल की रियासत कुछ बोल रही है, कोई सी रियासत कुछ बोल रही है कि हम नहीं रह रहे भारत में। तो ये अखंड भारत जो है हमारा, ये टूटने का ना खतरा हो गया। ओके, फिर क्या हुआ, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो मूर्ति बनी हुई है विश्व की सबसे बड़ी, वो इन्हीं की है। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इन्हें ना रियासतों को समझा कर भारतीय संघ में मिलाने यानी कि शामिल होने के लिए राजी कर लिया। ठीक है, देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक जिम्मेदारी दी गई कि आप जो है ना 565 रियासतों को एक करो। ठीक है, इसकी जिम्मेदारी इनको दी गई। ठीक है, देखो एक बात और जानो, आप सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, जब ये 565 रियासतें जो है बट गया भारत, ठीक है, बटा हुआ था, तो फिर किसको चुना गया इनको एक करने के लिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना गया। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत सरकार ने ये जिम्मेदारी दी कि भैया आप इन्हें समझाओ। ठीक है, आप इनको समझा बुझाकर जो है भारत में इनको शामिल करो। ठीक है, वरना अखंड भारत जो है हमारा खंडित हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके लिए ना एक रियासती विभाग बनाया गया। ठीक है, एक डिपार्टमेंट बनाया गया, उस डिपार्टमेंट का नाम क्या रखा गया, रियासती विभाग। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 5 जुलाई 1947 को, और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्यों, क्योंकि इन्हीं को ही तो जिम्मेदारी दी गई थी ना कि आप इनको एक करो। ओके, रियासतों को राजी करने के बाद उनके हस्ताक्षर करवाए गए। ठीक है, देखो जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को राजी किया ना, तो उन पर उनके जो है सिग्नेचर्स भी लिए गए। ठीक है, किस डॉक्यूमेंट पे लिए गए, उस डॉक्यूमेंट का नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था ये डॉक्यूमेंट था भारत में शामिल होने के लिए सहमति पत्र। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट था, इस पर साइन करवाए गए राजाओं के कि हाँ भाई आज से हम भारत में अपनी रियासत को शामिल करते हैं। ठीक है, और हम इस चीज से अग्री करते हैं, ऐसे ऐसे करके डॉक्यूमेंट था एक। ठीक है, इस पर लगभग सभी रियासतों ने हस्ताक्षर कर दिए थे। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर लगभग लगभग सभी रियासतों ने हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन 4 रियासतें
जो कि नहीं कर रही थी हस्ताक्षर, ठीक है? वे अपनी हठ पर, अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। और वो कौन सी रियासत थी? हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर और मणिपुर, ठीक है? हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर और मणिपुर, ये 4 रियासत जो है हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं थी। ये अपनी जिद पर अड़ी पड़ी थी, ठीक है? इनमें से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? कश्मीर, ठीक है? इसके राजा थे राजा हरि सिंह। ओके, देखो कश्मीर रियासत के बारे में इस चैप्टर में नहीं है, वो आपके आगे के चैप्टर में है। ओके, इस चैप्टर में आप हैदराबाद और मणिपुर वाली रियासत के बारे में जानेंगे। ओके, अब देखो आप हैदराबाद रियासत के बारे में जानिए। ओके, अब देखो हैदराबाद रियासत का भारत में विलय, इसमें इस टॉपिक में आप जानेंगे किस प्रकार हुआ। देखो ये टॉपिक अगर आपको मूवी के माध्यम से समझना है तो आप समझ सकते हैं। इसके ऊपर मूवी बनी हुई है रजाकार, ठीक है? उस मूवी का नाम है रजाकार, साउथ की वो मूवी है, साउथ इंडस्ट्री की। ओके, उसके ट्रेलर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, देखो अब अभी फिलहाल आप टॉपिक से जानिए, ठीक है? मूवी आपको देखना है तो आप बाद में देख सकते हैं। हैदराबाद का राजा निजाम उस्मान अली खान था, ठीक है? देखो जो वहां पर हैदराबाद जो रियासत थी ना, वहां पर राजा राजा को क्या कहते थे? निजाम, ठीक है? वहां पर राजा को कहा जाता था निजाम। और निजाम का नाम क्या था? उस्मान अली खान, ठीक है? तो यहाँ की जनसंख्या 1 करोड़ 40 लाख थी, ठीक है? कितनी कुल जनसंख्या कितनी थी? 1 करोड़ 40 लाख। ओके, लेकिन अधिकांश लोग सनातनी हिंदू थे, ठीक है? क्या थे? ज्यादातर लोग, 1 करोड़ 40 लाख जनसंख्या थी और उनमें से ज्यादा लोग कौन से थे? सनातनी हिंदू, ठीक है? लेकिन दबदबा मुसलमानों का था, ठीक है? ज्यादा लोग हिंदू थे लेकिन फिर भी भौकाल किसका था? मुसलमानों का था। अब क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि भाई जो निजाम था, जो राजा था, वो तो मुसलमान था। तो ऑब्वियस सी बात है भौकाल किसका होगा? मुसलमानों का होगा। यह रियासत चारों ओर हिंदू बहुल इलाके से घिरी हुई थी, ठीक है? जो ये रियासत थी, इसके जो चारों ओर के जो क्षेत्र थे, ठीक है? जो चारों ओर का जो क्षेत्र था, इलाके थे, वो भी हिंदू इलाके ही थे। ओके, अब देखो यहाँ का निजाम जनता के प्रति क्रूर व अत्याचारी था, ठीक है? जो यहाँ का जो निजाम था, बहुत ज्यादा क्रूर और अत्याचारी किस्म का वो राजा था जनता के प्रति, ठीक है? जनता को वो मारता पिटवाता था। ओके, अत्याचार उन पर वो करवाता था। ओके, यह अपनी रियासत को आजाद रखना चाहता था, ठीक है? निजाम क्या चाहता था कि भाई मेरी जो रियासत है ये आजाद रहे, ना पाकिस्तान में रहे और ना ही ये हिंदुस्तान में रहे। ओके, परंतु जनता इसके अत्याचारों व क्रूरता से मुक्त होना चाहती थी। अभी मैंने आपको बताया ना कि ये बहुत अत्याचारी और क्रूर किस्म का ये राजा था। तो जनता क्या चाहती थी? भैया हमें इसके अत्याचारों और क्रूरता से हमें तो मिल जाए मुक्ति, ठीक है? जनता ये चाहती थी। तो फिर जनता ने क्या किया? निजाम के खिलाफ कर दिया आंदोलन, ठीक है? जनता ने क्या किया? निजाम के खिलाफ आंदोलन कर दिया। ओके, तब निजाम ने आंदोलन को कुचलने के लिए रजाकार को भेजा, ठीक है? अभी मैंने आपको मूवी का नाम भी बताया ना, एक रजाकार, ठीक है? देखो रजाकार क्या होता है पहले तो आप ये जानो, ठीक है? आंदोलन को कुचलवाने के लिए रजाकार को भेजा, लेकिन सबसे पहले आप जानो रजाकार होता क्या है, ठीक है? यह एक अर्धसैनिक बल था, ठीक है? पैरामिलिट्री जिसको बोलते हैं, पैरामिलिट्री इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं अर्धसैनिक, ठीक है? यह ना तो सैनिक होते हैं और ना ही आम जनता होते हैं, ठीक है? ना तो ये मतलब आर्मी में ही होते हैं, लेकिन ना ही ये पूरी तरीके से आम जनता होते हैं। ओके, ये होता है मतलब पैरामिलिट्री, समझ गए आप मेरी बात? यह एक सांप्रदायिक संगठन था, ठीक है? यह एक सांप्रदायिक, ठीक है? सांप्रदायिक ये एक संगठन था और किस संप्रदाय का था? मुस्लिम संप्रदाय का एक संगठन था। आप कह सकते हैं कि ये एक मुस्लिम संगठन था, ठीक है? इसमें इसमें जो सैनिक होते हैं ना, इसमें जो सैनिक होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? अत्याचारी, क्रूर व गुंडा श्रेणी के व्यक्ति इसमें सैनिक होते हैं, ठीक है? इस संगठन में अत्याचारी, क्रूर और गुंडे श्रेणी के व्यक्ति इसमें शामिल किए जाते हैं, ठीक है?
अब देखो रज़ाकारों को भेजा आंदोलन को चलवाने के लिए। फिर क्या करा रज़ाकारों ने गैर मुसलमानों को निशाना बनाना प्रारंभ कर दिया। ठीक है? गैर मुसलमानों को निशाना बनाना प्रारंभ कर दिया। इन्होंने गैर मुस्लिमों से लूट-पाट की, उनकी हत्या की, उनकी स्त्रियों का बलात्कार किया। ठीक है? जो मुसलमान नहीं थे, ठीक है? उनको मारा-पीटा गया। बहन-बेटियों के साथ उनकी बलात्कार किया गया, ठीक है? लूट-पाट की गई उनके साथ, ओके? तब भारत सरकार ने इसमें हस्तक्षेप किया कि भैया ये जो निज़ाम है ये अब बहुत ज़्यादा कर रहा है। अब पानी सर के ऊपर से जा चुका है, ठीक है? अब इसका इलाज हमको करना पड़ेगा, तब भारत सरकार ने ये सोचा, ओके? फिर 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद के खिलाफ एक ऑपरेशन पोलो, ठीक है? एक ऑपरेशन पोलो, ठीक है? अभियान चलाया गया, ठीक है? देखो 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत के खिलाफ भारत की सरकार ने एक सैनिक कार्यवाही की, ठीक है? एक अभियान चलाया, ठीक है? अ, उसका नाम इन्होंने क्या दिया अभियान का ऑपरेशन पोलो, ओके? इसके तहत उन्होंने भारत सरकार ने सैनिक कार्यवाही की, सैनिकों को भेजा, मिलिट्री को भेजा ताकि वो राजा से, वहाँ के निज़ाम से आत्मसमर्पण करवा सके, ओके? और वहाँ के रज़ाकारों को भी खदेड़ सके, ठीक है? 17 सितंबर 1948 को सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा भारत विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए गए थे, ठीक है? 13 सितंबर 1948 को भारत सरकार ने सैनिक कार्यवाही की, फिर उन्होंने जो है वहाँ का सफाया कर दिया, गरिया दिया वहाँ पे। फिर 17 सितंबर 1948 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत विलय पत्र पर, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर वहाँ के निज़ाम से सिग्नेचर करवा लिए, ठीक है। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक लाइन बोली कि निज़ाम समाप्त हो गया, भारत के सीने का कैंसर या फोड़ा हमने मिटा दिया, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये लाइन कही, ठीक है। मुझे आशा है कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी आपके कोई डाउट्स रह गए हों, तो आप अभी मुझसे कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं या फिर बाद में भी आप मुझसे तसल्ली से सोशल मीडिया पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, आपका डाउट एकदम क्लियर करवा दिया जाएगा। ओके? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। और वरदान आईएचएस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी याद से प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे पीडीएफ की फॉर्म में। ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, वैसे इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।